चलिए सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। मैं पहली लाइन पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है डीएनए अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है और आगे लिखा है आरएनए कुछ विषाणुओं में। तो जो पीढ़ियों तक जानकारी पहुंचाने वाला मुख्य तत्व है वो ज्यादातर जीवों में डीएनए ही होता है। हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो डीएनए ही वो तिजोरी है जिसमें हमारे शरीर की सारी जानकारी बंद है। हालांकि कुछ विषाणुओं यानी वायरसों में ये काम आरएनए करता है, पर जटिल जीवों में आरएनए मुख्य रूप से एक संदेशवाहक या उत्प्रेरक का ही कार्य करता है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कि डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। हाँ, एक ऐसी तिजोरी जिसमें किसी विशाल इमारत को बनाने की पूरी जानकारी सुरक्षित रखी गई है। बिल्कुल, और ये तिजोरी कभी निर्माण साइट पर नहीं जाती। तो आरएनए उस ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी या संदेशवाहक है जो जानकारी को पढ़ता है और निर्माण स्थल पर जाकर कारीगरों से वो काम करवाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए का द्विकुंडली ढांचा बाहर आ रहा है। मतलब बच्चों की तरह समझें तो एक मोटे धागे के अंदर से बहुत ही बारीक लिपटा हुआ धागा निकल रहा है। तो अगर डीएनए वो मास्टर ब्लूप्रिंट है तो इसकी अपनी बनावट कैसी है? मतलब ये खुद किस चीज से मिलकर बना है? इसके लिए हम स्लाइड 2 पर आते हैं। नोट्स में डीएनए की संरचना हेडिंग के तहत इसे बहुत बारीकी से समझाया गया है। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। यानी डीएनए मोतियों की एक माला की तरह है जहां हर मोती एक न्यूक्लियोटाइड है। सही कहा। और इसके 3 हिस्से हैं। नाइट्रोजन बेस, एक तरह की चीनी जिसे पेंटोज शर्करा कहते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन ये तीनों हिस्से आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये चित्र से बहुत साफ हो जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि बीच में एक पंचकोण आकार की पेंटोज शर्करा है। इस शर्करा के एक तरफ नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। अच्छा। और इन दोनों को जोड़ने वाले गोंद को एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। अच्छा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। हाँ, और दूसरी तरफ उसी शर्करा से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। वहां जो बंध बनता है उसे फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं। समझ गया। और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो डीएनए की एक लंबी रीढ़ या बैकबोन बन जाती है। बिल्कुल। अब नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बॉक्स दिया गया है जिसमें अलग अलग जीवों के डीएनए की लंबाई बताई गई है। मैं डेटा पढ़ती हूँ। हाँ प्लीज। पहला है बैक्टीरियोफेज 5174। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर है बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसमें 48,502 क्षार युग्म यानी बेस पेयर होते हैं। क्षार युग्म यानी बेस पेयर। हाँ, इसके बाद एकोलाई का डेटा है 4.6 गुणा 10 की घात 6 क्षार युग्म। और अंत में मनुष्य का अगुणित डीएनए जिसमें 3.3 गुणा 10 की घात 9 क्षार युग्म होते हैं। बाप रे, ये तुलना सच में विस्मयकारी है। मतलब एक छोटे से वायरस के पास अपनी जानकारी लिखने के लिए सिर्फ 5000 अक्षर हैं, जबकि इंसानी डीएनए की किताब में 3 अरब से ज्यादा अक्षर हैं। है ना कमाल की बात। और ये किताब सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं लिखी है। स्लाइड 3 में वॉटसन और क्रिक के मॉडल का जिक्र है। अच्छा, वो मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल। हाँ, नोट्स में लिखा है वॉटसन और क्रिक द्वारा 1953 में द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसकी एक मुख्य विशेषता है प्रति समानांतर ध्रुवीयता। एक मिनट, प्रति समानांतर ध्रुवीयता, ये सुनने में काफी भारी भरकम तकनीकी शब्द लगता है। इसका असल मतलब क्या है? कल्पना कीजिए कि एक 2-वे हाईवे है। दोनों लेन एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है, पर एक लेन में गाड़ियां उत्तर से दक्षिण जा रही हैं और दूसरी में दक्षिण से उत्तर। मतलब दिशा बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल सही। डीएनए के दोनों धागे या रज्जुक भी ऐसे ही होते हैं। एक रज्जुक 5' यानी 5 प्राइम से 3' दिशा में जाता है तो दूसरा उसके ठीक सामने 3' से 5' में चलता है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इन दोनों विपरीत दिशा में चलने वाले धागों को आपस में जोड़े रखने का काम शायद नाइट्रोजन क्षार करते हैं। हाँ, और नोट्स में इसके नियम भी लिखे हैं। मैं पढ़ती हूँ। एडेनिन ए और थाइमीन टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन जी और साइटोसिन सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। और इसी वजह से स्लाइड में चारगफ का नियम दिया गया है।
नोट्स के अनुसार प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा हमेशा बराबर होती है, A+G = T+C। अच्छा, क्योंकि अगर ए को हमेशा टी से ही जोड़ना है और जी को सी से, तो पूरी चेन में उनकी संख्या गणितीय रूप से बराबर ही होगी। एकदम सही। और अब इसकी ज्यामिति को समझते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह है। हाँ, चित्र में ये साफ दिख रहा है। नोट्स के अनुसार इस सीढ़ी के एक पूरे घुमाव की दूरी 3.4 नैनोमीटर होती है, और चूंकि एक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं, तो किन्हीं भी दो डंडों यानी स्टेप्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। प्रकृति की नैनो इंजीनियरिंग का क्या बेहतरीन नमूना है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। इंसानी सेल का डीएनए बहुत लंबा होता है, लगभग 2 मीटर। तो इतना लंबा डीएनए एक इतनी सूक्ष्म कोशिका के छोटे से केंद्रक में कैसे फिट हो जाता है? इसका जवाब हमें स्लाइड 4 में मिलता है। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। नोट्स में लिखा है, धनात्मक क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, और आगे है, ऋणात्मक डीएनए हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, 200 बेस पेयर। तो डीएनए पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक मोटा सा गोल हिस्टोन अष्टक है और डीएनए उसके चारों तरफ धागे की तरह लिपटा हुआ है। बच्चों को समझाने के लिए सोचिए कि एक लंबा धागा है जिसे उलझने से बचाने के लिए चरखियों पे लपेटा गया है। ये तो बहुत ही प्रभावी तरीका है। हाँ, और नोट्स में आगे क्रोमेटिन के 2 प्रकार दिए गए हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इन दोनों में क्या अंतर है? यूक्रोमेटिन हल्का रंग लेता है और ढीला बंधा होता है, ये सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन गहरे रंग का होता है, बहुत कसकर पैक होता है और निष्क्रिय होता है। ये बहुत तार्किक है। मतलब जिस किताब को हम पढ़ रहे होते हैं उसे खोलकर रखते हैं, ये हो गया यूक्रोमेटिन, और जिस हिस्से को नहीं पढ़ना होता उसे कसकर बांधकर अलमारी में रख देते हैं, वो है हेटेरोक्रोमेटिन। बिल्कुल सटीक उपमा है। चलिए, ये तो बात हुई डीएनए की बनावट की, पर स्लाइड 5 हमें इतिहास में ले जाती है। हाँ। आनुवांशिक पदार्थ की खोज। हाँ, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग 1928। एक समय था जब वैज्ञानिकों को लगता था कि शायद प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ ने क्या किया था? उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के 2 प्रकार लिए। नोट्स में लिखा है आर स्ट्रेन जो हानि रहित था और एस स्ट्रेन जो जानलेवा था। अच्छा, और यहाँ चित्र में चूहों पर किए गए इस प्रयोग के 4 चरण दिखाए गए हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पहले चरण में आर स्ट्रेन डाला गया, चूहा जीवित रहा। दूसरे में एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर गया। तीसरे में ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को गर्म करके मार दिया, जिसे ऊष्मामृत एस स्ट्रेन कहा गया। इसे डालने पर चूहा जीवित रहा। ये तो समझ आता है क्योंकि जीवाणु मर चुके थे। लेकिन चौथा चरण शायद सबसे अजीब था। बिल्कुल, चौथे चरण में उन्होंने ऊष्मामृत एस स्ट्रेन और जीवित आर स्ट्रेन को मिला दिया। यहाँ चित्र में दिख रहा है कि चूहा मर गया, पर तर्क के हिसाब से तो चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए था। सही कहा। इसलिए नोट्स में निष्कर्ष लिखा है, आर स्ट्रेन जीवाणु मृत एस स्ट्रेन से रूपांतरित हो गए। मतलब मृत एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा निकला जिसने आर स्ट्रेन को खतरनाक एस स्ट्रेन में बदल दिया। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाई कि वो पदार्थ वास्तव में था क्या। हाँ, फिर 3 वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी। नोट्स में उनका जीव रासायनिक लक्षण प्रयोग दिया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत एस स्ट्रेन से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग किया। फिर उन्होंने देखा कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम या प्रोटीएज या आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम आरएनएज से यह रूपांतरण नहीं रुका। मतलब जादू तब भी चालू था? बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट लिखा है, केवल डीएनएज एंजाइम ने रूपांतरण को रोका। मतलब जैसे ही डीएनए को नष्ट किया गया, बदलाव रुक गया। अच्छा, तो इससे सिद्ध हो गया कि डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है। सिद्ध तो हुआ, पर बहुत से वैज्ञानिक तब भी नहीं माने। इसीलिए स्लाइड 6 में हर्शे और चेज का प्रयोग 1952 दिया गया है, जिसने ये बहस हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसमें बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया गया था ना? हाँ, नोट्स में 3 चरण लिखे हैं, संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूजेशन।
और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि उन्होंने 2 अलग-अलग रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किया। हाँ, एक रेडियोधर्मी फास्फोरस और दूसरा रेडियोधर्मी सल्फर। बिल्कुल, चित्र में साफ है कि वायरस के प्रोटीन आवरण को रेडियोधर्मी सल्फर S35 से रंगा गया और डीएनए को रेडियोधर्मी फास्फोरस P32 से। ये तो एक तरह से 2 अलग-अलग रंग के जीपीएस ट्रैकर लगाने जैसा हो गया। एकदम सही। जब प्रयोग पूरा हुआ तो निष्कर्ष बहुत स्पष्ट था। नोट्स की लाइन है, जीवाणु में प्रवेश करने वाला पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन नहीं। मतलब सल्फर वाला प्रोटीन बाहर ही रह गया और फास्फोरस वाला डीएनए जीवाणु के अंदर चला गया। हाँ, और इससे अंतिम रूप से साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये तो तय हो गया कि डीएनए ही सब कुछ है, लेकिन जब कोशिका बढ़ती है तो डीएनए अपने पूरा ब्लूप्रिंट नई कोशिका को कैसे देता है? इसके लिए हमें स्लाइड 7 पर आना होगा। डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी विधि। अर्धसंरक्षी यानी सेमी कॉन्जर्वेटिव। हाँ, मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। नोट्स में इसका पूरा विवरण है, मैं पढ़ती हूँ। जेन 0 में N15 भारी माध्यम था, जेन 1 में N14 हल्का माध्यम में संकर डीएनए बना और जेन 2 में आधे संकर और आधे हल्के। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ चित्र में भी कुछ टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पहले टेस्ट ट्यूब में एक भारी बैंड नीचे की तरफ है। 20 मिनट बाद दूसरे ट्यूब में बैंड बीच में है जिसे संकर कहा गया और 40 मिनट बाद तीसरे ट्यूब में 2 बैंड हैं, एक संकर और एक हल्का। अगर मैं इसे अपनी किताब वाली एनालॉजी से जोड़ूं तो मान लीजिए एक पुरानी किताब है, आप उसके हर पन्ने को अलग करते हैं और हर पुराने पन्ने के ठीक सामने एक बिल्कुल नया पन्ना प्रिंट करके चिपका देते हैं। बिल्कुल। तो एक किताब से 2 नई किताबें बन गई। हर नई किताब में एक रज्जुक यानी धागा पुराना है और एक नया, इसीलिए इसे अर्धसंरक्षी कहा जाता है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का, लेकिन ये कॉपी बनती कैसे है? स्लाइड 8 में प्रतिकृति की कार्यप्रणाली दी गई है। इसमें एंजाइम्स का खेल होगा जरूर। हाँ, नोट्स में 4 मुख्य नाम हैं, मैं पढ़ती हूँ। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और प्रतिकृति मूल ओरिव्यू हाई। हेलिकेज डीएनए की जिप खोलता है, डीएनए पॉलीमरेज नया धागा बनाता है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक तकनीकी बात भी लिखी है कि ये पॉलीमरेज केवल 5-2-3- दिशा में काम करता है। ये तो एक 1 वे सड़क की तरह हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से एक समस्या आती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक वाई आकार का कांटा बन रहा है। जो धागा सही दिशा में है वहां लगातार काम होता है। नोट्स में इसे सतत रज्जुक कहा गया है। और जो दूसरा धागा उल्टी दिशा में है वहां नया डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। नोट्स में इन्हें ओकाजाकी खंड लिखा गया है और इन टुकड़ों को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज यानी एक तरह का गोंद। और ये पूरी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? उस जगह को प्रतिकृति मूल या ORI कहते हैं। चलिए, तो हमारी फैक्ट्री में डीएनए की कॉपी बन गई, पर ये डीएनए अपना संदेश आरएनए तक कैसे पहुंचाता है? उस प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो स्लाइड 9 में है। नोट्स में अनुलेखन इकाई के 3 भाग बताए गए हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। और इसमें 2 रज्जुकों का जिक्र है, कोडिंग रज्जुक और टेम्पलेट रज्जुक। एक मिनट, यहाँ नोट्स में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। एक महत्वपूर्ण नोट लिखा है कि कोडिंग रज्जुक किसी भी चीज का कूटलेखन नहीं करता। मतलब अगर ये कुछ कोड नहीं कर रहा तो वैज्ञानिक इसे कोडिंग नाम क्यों देते हैं? ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है, पर असल में आरएनए हमेशा टेम्पलेट रज्जुक को पढ़कर बनता है, लेकिन जो नया आरएनए बनकर आता है उसका अनुक्रम बिल्कुल कोडिंग रज्जुक जैसा ही दिखता है। अच्छा। हाँ, बस आरएनए में थाइमीन की जगह यूरिसिल यू आ जाता है। तो देखने में हूबहू कोडिंग रज्जुक जैसा लगने के कारण उसे ये नाम दे दिया गया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं। सुकेंद्र की यानी हम इंसानों जैसी कोशिकाओं में अनुलेखन कहते हैं। इसमें एक्सॉन यानी कि सक्रिय और इंट्रॉन यानी कि निष्क्रिय दोनों होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम कोई लंबी फिल्म शूट करते हैं। कच्चे फुटेज में काम के शॉट्स भी होते हैं जो कि एक्सॉन हो गए, और बीच बीच में खराब या रीटेक वाले शॉट्स भी होते हैं जो इंट्रॉन्स हो गए। बहुत अच्छी एनालॉजी है।
इसीलिए एडिटिंग करनी पड़ती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के जरिए सारे इंट्रॉन्स को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? नोट्स में कैपिंग और टेलिंग भी लिखा है। हाँ, चित्र में ये भी दिखाया गया है कि आरएनए को सुरक्षित रखने के लिए इसके 5 सिरे पर कैपिंग होती है जहां MGPP जुड़ता है, और 3 सिरे पर एक लंबी पूंछ या टेलिंग होती है जिसे पॉली ए टेल कहते हैं। और इस एडिटिंग के बाद जो फाइनल उत्पाद बाहर आता है उसे mRNA कहते हैं। बिल्कुल। अब हमारा संदेश तैयार है, पर कोशिका इस संदेश को पढ़ेगी कैसे? स्लाइड 11 में आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया है। हाँ। प्रकृति की डिक्शनरी। इसकी क्या विशेषताएं हैं? नोट्स में 4 मुख्य विशेषताएं शब्दशः दी गई हैं। पहली है त्रिक, मतलब 3 का समूह। हाँ, आरएनए पर मौजूद 3 अक्षरों का समूह एक कोडोन बनाता है। दूसरी विशेषता है असंदिग्ध। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक कोडोन हमेशा सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को बुलाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरी विशेषता है अपहासित। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कूट असंदिग्ध हैं, फिर ये अपहासित कैसे हुआ? क्योंकि हमारे शरीर में केवल 20 तरह के अमीनो अम्ल हैं, लेकिन कोडोन 64 है, तो एक ही अमीनो अम्ल को बुलाने के लिए कई अलग अलग कोडोन हो सकते हैं। इसे प्रकृति का बैकअप प्लान समझ लीजिए। ये तो अद्भुत है। और चौथी विशेषता? सार्वभौमिक, मतलब बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक ये डिक्शनरी सब में एक जैसी है। नोट्स में कुछ खास कोडॉन भी हैं। LUG प्रारंभिक कोडॉन है जो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और UAA, UAG, UGA रोध कोडॉन है। रोध कोडॉन मतलब प्रक्रिया को रोकने वाले स्टॉप कोडॉन। बिल्कुल। अब स्लाइड 12 में स्थानांतरण या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, जहां प्रोटीन असल में बनता है। इसके चरण क्या हैं? नोट्स में 3 चरण लिखे हैं: आवेशीकरण, दीर्घीकरण और समापन। अगर इसे हम फैक्ट्री के नजरिए से देखें तो राइबोसोम वो मशीन है, mRNA वो ब्लूप्रिंट है जो मशीन के अंदर गया है। सही। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं। एक छोटा tRNA है जो एक ट्रक की तरह अमीनो अम्ल को लेकर आ रहा है। और फिर क्या होता है? चित्र में साफ है कि tRNA के एक सिरे पर अमीनो अम्ल है और दूसरे पर एंटीकोडॉन लूप। राइबोसोम mRNA पर आगे बढ़ता है, tRNA आकर कोड मिलाता है और अपना अमीनो अम्ल छोड़ देता है, और ऐसे एक लंबी चेन बन जाती है जिसे प्रोटीन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सारी फैक्ट्रियां हर वक्त चालू रहती हैं? इसका जवाब स्लाइड 13 में है। लैक प्रचालक या लैक ऑपरॉन। मतलब स्विच को ऑन ऑफ करने का सिस्टम। हाँ, नोट्स में 3 जीन उत्पाद लिखे हैं, ZYA, और 2 स्थितियां दी गई हैं, अनुपस्थिति और उपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब लैक्टोज का ना होना। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो एक दमनकारी रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जिससे स्विच ऑफ रहता है। और उपस्थिति में? चित्र में दिखाया गया है कि जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो वह दमनकारी से जुड़ जाता है, दमनकारी ऑपरेटर को छोड़ देता है और स्विच ऑन हो जाता है। हाँ, ये तो आजकल के स्मार्ट घरों के मोशन सेंसर जैसा है। कमरे में कोई नहीं तो लाइट बंद, और जैसे ही कोई आया तो सेंसर ने डिटेक्ट किया और लाइट चालू। इंसानी DNA को पढ़ने का महाप्रोजेक्ट। इसके लक्ष्य क्या थे? नोट्स के अनुसार लक्ष्य था 3 × 10⁹ क्षार युग्मों को पढ़ना। बाप रे, 3 अरब? हाँ, और विधियों में लिखा है ESTS और सीक्वेंस एनोटेशन। हाँ, इनका क्या मतलब है? ESTS में सिर्फ उन जीनों को पढ़ा गया जो व्यक्त होते हैं, यानी काम करते हैं, और सीक्वेंस एनोटेशन में पूरे DNA को एक सिरे से पढ़ लिया गया, चाहे वो काम का हो या नहीं। और इसके निष्कर्ष क्या निकले? नोट्स की लाइनें बहुत चौंकाने वाली हैं। 99.9% न्यूक्लियोटाइड सभी मनुष्यों में समान है, जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, दूसरी लाइन है 2% से कम जीनोम प्रोटीन के लिए कूट लेखन करता है। सिर्फ 2%? हाँ, मतलब 98% का काम हमें अभी पूरी तरह पता ही नहीं है। एक पर सर्वाधिक जीन 2968 है और Y पर सबसे कम 231, और अंत में SNPs का जिक्र है 1.4 करोड़ जगह।
मतलब यही 1.4 करोड़ जगह हैं जहां केवल एक अक्षर का अंतर हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। बिल्कुल। और इसी अंतर का इस्तेमाल होता है स्लाइड 15 में, डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जिसका सिद्धांत VNTR है ना? हाँ, नोट्स में लिखा है सिद्धांत VNTR, मतलब डीएनए के कुछ ऐसे छोटे हिस्से जो बार बार खुद को दोहराते हैं, किसी में 10 बार तो किसी में 50 बार। एक तरह का जेनेटिक बारकोड। इसके चरण क्या हैं? नोट्स में 5 चरण हैं: विलगन, पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग और संकरण। विलगन मतलब डीएनए को निकालना, और पाचन मतलब उसे काटना। हाँ, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में बिजली के मदद से टुकड़ों को अलग किया जाता है, ब्लॉटिंग में उसे झिल्ली पर छापा जाता है, और संकरण में रेडियोधर्मी प्रोब से चमकाया जाता है। और फिर यहाँ चित्र में जो दिखाया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे क्राइम सीन से मिले डीएनए के काले बैंड्स को सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट बी के बैंड्स के साथ मिलाया जा रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि क्राइम सीन वाला बैंड सस्पेक्ट बी से पूरी तरह मैच हो रहा है। बिल्कुल, इस तरह अपराधी पकड़ा जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने डीएनए की बेसिक संरचना से शुरू करके उसके काम करने के तरीके, मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझा, और अंत में फिंगरप्रिंटिंग जैसी तकनीक तक का सफर तय किया। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।